Dear students, good morning to you all. Hope बेटा you all quite fit and fine and doing hard work. बेटा आज हम चलते हैं जो हमारा टॉपिक है रिस्पॉन्स स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी को डिफाइन करना है. इट इज अ पार्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला लेसन है, इसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं या जितने कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं उनकी स्टेबिलिटी को हमने क्या करना, डिफाइन करना है. कहाँ पे डिफाइन करना है? सॉल्यूशन के अंदर डिफाइन करना है. ध्यान से सुनिए बेटा, इससे पहले वाला जो वीडियो मैंने आपको दिया था उसमें मैंने जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है या ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जी है, ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा टी, डेल्टा ओ, डेल्टा एस पी उसको क्या करते थे, चेंज करते थे, उसके मैग्नीट्यूड को डिटरमिन करते थे. एक वो कंसेप्ट आपको दिया था. एंड सेकंड कंसेप्ट आपको दिया था कि कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनके अंदर जो कलर बनते हैं उस कलर को कैसे करके डिफाइन करते हैं. तो पिछले वीडियोस के अंदर जो कंसेप्ट आपको दिया, उसके बाद जो नया टॉपिक आज हमारे पास आया वो स्टेबिलिटी है. तो समझते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनकी स्टेबिलिटी को हम कैसे करके डिफाइन करते हैं. एक्चुअली जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनका जो सॉल्यूशन के अंदर स्टेबिलिटी बनती है उसके पीछे दो चीजें बनती हैं. या वी कैन से दैट कि अगर हम स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं तो सॉल्यूशन के अंदर जो मेटल आयन है एंड जो लिगेंड्स होते हैं बेटा, इनके बीच में डिग्री ऑफ एसोसिएशन को हम डिफाइन करते हैं. व्हाट द कंसेप्ट बेटा, क्या बोला गया कि मेटल आयन हो गया और लिगेंड्स हो गया, इनके बीच में डिग्री ऑफ एसोसिएशन को हम आइडेंटिफाई करते हैं. और वो भी कहाँ पे, इसे लिखूंगा इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. जो इक्विलिब्रियम की स्टेट बनती है उस इक्विलिब्रियम की स्टेट में जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, उस डिग्री ऑफ एसोसिएशन को किसके बीच का, मेटल आयन और लिगेंड्स के बीच का जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन बनता है वो भी कौन सी स्टेट में, इक्विलिब्रियम की स्टेट में. और यहाँ से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं. मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसे आगे जाकर के हम बोल देते हैं दिस वन इज कॉल्ड स्टेबिलिटी कांस्टेंट. इसे नाम दे दिया बेटा हमने. क्या नाम दिया? स्टेबिलिटी कांस्टेंट करके हम इसे क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, जिससे हम केएस के द्वारा डिनोट करते हैं. अब समझ पा रहे हैं क्या बोला गया कि मेटल आयन हो गया और लिगेंड हो गया, ये दोनों के दोनों आपस में एसोसिएट होंगे और एसोसिएट होने के बाद क्या करेंगे, इनके अंदर एसोसिएशन हो रहा है. इसके बाद ये इक्विलिब्रियम के स्टेट में जाएंगे और इक्विलिब्रियम के स्टेट में हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट को फाइंड आउट करते हैं. जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था यहाँ पे उसका नाम क्या बोल दिया, दिस वन इज कॉल्ड स्टेबिलिटी कांस्टेंट. अब ध्यान देंगे कि भाई अगर मान लो मैं केएस की बात करता हूँ, स्टेबिलिटी कांस्टेंट, अगर ये हमारे पास इसकी वैल्यू मैक्सिमम आ जाती है तो जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लेक्स वुड बी मोर स्टेबल. मतलब जितनी ज्यादा यहाँ पे केएस की वैल्यू आएगी, कॉम्प्लेक्स उतना ज्यादा क्या होगा बेटा, स्टेबल होगा. और द कंसेप्ट, स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही है, केएस की वैल्यू पे. केएस जितना ज्यादा आएगा, अब वी कैन से दैट कि यहाँ पे थर्मोडाइनमिकली हम ऐसा भी बोलते हैं, थर्मोडाइनमिकली कॉम्प्लेक्स would be more stable when higher the value of Ks. Ks की वैल्यू जितनी ज्यादा बनेगी वो जो कॉम्प्लेक्स होगा वो थर्मोडाइनमिकली बहुत ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा. अगला कंसेप्ट क्या बनता है कि जो मेटल आयन और लिगेंड हैं, अगर इन दोनों की मैं बात करूं तो यहाँ पे इन दोनों का जो एसोसिएशन होता है
वो एसोसिएशन अपने आप में एसिड बेस टाइप का एसोसिएशन होता है। कैसे करके, और वो जो एसिड बेस यहाँ पे बनता है उसे बोला जाता है, दिस वन इज कॉल्ड लेविस एसिड बेस टाइप ऑफ एसोसिएशन। ध्यान से सुनेंगे बेटा, मतलब जो मेटल आयन होता है वो मेटल आयन किसके जैसा काम करेगा, लेविस एसिड के जैसा काम करेगा, और जो लिगेंड होगा वो अपने आप में लेविस बेस के जैसा काम करेगा। क्यों भाई, जो लेविस बेस है उसके अंदर टेंडेंसी होती है कि वो लोन पेयर को डोनेट करे, और जो लेविस एसिड होता है उसके अंदर टेंडेंसी होती है वो लोन पेयर को एक्सेप्ट करे। समझ पा रहे बेटा आप? तो इसने क्या किया, लोन पेयर को डोनेट किया, दैट्स व्हाई ये बेस के जैसा काम कर रहा है, और इसने क्या किया, लोन पेयर को एक्सेप्ट किया, इसलिए ये अपने आप में मेटल आयन जो है वो लेविस एसिड के जैसा काम कर रहा है। समझ पा रहे हैं बेटा आप? जैसे नो, जैसे मान लो हम चलते हैं, हमारे पास एक एग्जांपल बनता है, मैं कॉपर का एक कॉम्प्लेक्स लेता हूं, लाइक दिस वन CuNH3 4 हो गया बेटा, और +2 आयन। ये हमारे पास कॉपर का एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है बेटा। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बोला था कि इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन आती है ये DsP2, ये अपने आप में एक एक्सेप्शनल केस है कॉपर का, जहां हाइब्रिडाइजेशन कौन सी आती है, DsP2 आती है। बहुत क्लियर है बेटा? यस एंड नो? अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स की अगर बात करूं, इस कॉम्प्लेक्स में क्या हो रहा होगा, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर कि क्या किया हमने। सबसे पहले क्या लिया, Cu+2 आयन लिया, और ये जो Cu+2 आयन हमने लिया, क्योंकि हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ये जो Cu+2 आयन है ये किससे रिएक्शन करेगा, 4NO3 से रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करने के बाद इसने जो कॉम्प्लेक्स बनाया वो बनेगा Cu हो गया, NH3 4 हो गया, और इसके ऊपर कितने का चार्ज आ गया, +2 चार्ज आ गया। कॉपर +2 की फॉर्म में है, अमोनिया जो है वो न्यूट्रल लिगेंड है, दैट्स व्हाई कॉपर किसमें आ गया, +2 के अंदर आ गया। ठीक है बेटा? अब ये जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास तैयार हुआ, यहाँ से हम क्या करते हैं कि भाई इसके लिए Ks निकाल दो आप, और Ks अगर आप निकाल रहे हैं, विच वन इज कॉल्ड स्टेबिलिटी कांस्टेंट। अगर आप इसको लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे, Cu हो गया, यहाँ NH3 हमारे पास ये आ गया 4 हो गया, +2 का चार्ज हो गया बेटा, यहाँ आएगा Cu+2 आयन हो गया, यहाँ आएगा हमारे पास NH3, और NH3 की पावर कितनी आएगी बेटा, 4 आएगी। अब समझ पा रहे हैं बेटा? यहाँ आया Ks, और कंसेप्ट अब वही है कि Ks की वैल्यू, विच वन इज कॉल्ड स्टेबिलिटी कांस्टेंट, इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, जो कॉम्प्लेक्स होगा वो उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी क्या करेगी, कॉम्प्लेक्स की इंक्रीज करेगी। कब इंक्रीज करती है, तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट जितना ज्यादा बढ़ेगा। मान लो हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्सेस हैं, वी हैव 2 कॉम्प्लेक्सेस, और एक के पास Ks की वैल्यू कम है, दूसरे के पास Ks की वैल्यू ज्यादा है, दैट्स व्हाई विच वन वुड बी मोर स्टेबल, द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को हम कैसे करके डिफाइन करेंगे कि भाई उसके पास जो Ks की वैल्यू है, जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कितनी ज्यादा है। जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतनी ज्यादा वो जो कॉम्प्लेक्स होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है बेटा? या मान लो यहां मैं एक दूसरा कंसेप्ट अप्लाई करता हूं, लाइक दिस वन, कि हमारे पास कोई मेटल आयन है, हम क्या करते हैं, एक मेटल आयन को लेते हैं बेटा, और इस मेटल आयन की रिएक्शन में करवाता हूं लिगेंड के साथ में। इधर वी हैव टोटल नंबर ऑफ 4 लिगेंड। ठीक है बेटा? यहां से अगर आप इसे फाइंड आउट करेंगे तो यहां से बनेगा Ml4 बन जाएगा बेटा, और यहां n की पावर या n प्लस इसके ऊपर क्या बन गया, चार्ज बन गया। ये जो कॉम्प्लेक्स आपने यहाँ पे तैयार किया, इस कॉम्प्लेक्स के लिए मतलब यहाँ पे L क्या बन गया, लिगेंड बन गया। लिगेंड आपका अमोनिया के बजाय कोई और भी हो सकता है, मेटल आयन कोई और हो सकता है। अगर हमारे पास सिंपली कोई मेटल आयन है
चाहे आप कॉपर की बात करें, चाहे कैडमियम की बात करें, चाहे प्लेटिनम की बात करें, कोई भी आप ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में मेटल आयन लिगेंड और ये कॉम्बिनेशन तैयार हो गया। अगर आप इसको थोड़ा सा और ज्यादा डिफाइन करते हैं, यहां भी आप Ks को निकाल सकते हैं। Ks को अगर आप निकाल रहे थे तो क्या लिख रहे थे, Ml4 हो गया, ठीक है बेटा, इसके ऊपर का चार्ज आपने लिख दिया, यहां आया हमारे पास M की पावर n+ आयन हो गया और L की पावर कितना हो गया, 4 हो गया। इसी को थोड़ा मैं और ज्यादा ब्रॉड करके यहाँ पे लिखता हूँ, लाइक दिस वन, कि भाई कोई मेटल आयन है, मान लो M+ आयन है, और ये मेटल आयन क्या करता है, लाइक दिस वन, ये एक्वस है और ये यहाँ पे लिगेंड के साथ में रिएक्शन करता है। जैसे ही मेटल ने लिगेंड के साथ में रिएक्शन किया, रिएक्शन करने के बाद यहाँ पे जो बनेगा दिस वन Ml, ऐसे करके आपने इसे तैयार कर दिया और इसके ऊपर का चार्ज आपने कितना लिख दिया, लाइक दिस वन, यहाँ +1 का चार्ज आपने इसके ऊपर लिख दिया। या मान लो हमारे पास Ml हो गया और इसके ऊपर +1 का ये चार्ज हो गया, प्लस करके अगेन आप इसके साथ में लिगेंड को अगर आप लेते हैं, ये ऐसे करके आपने ड्रॉ कर दिया, अगेन क्या बनेगा बेटा, Ml और ये 2 बन जाएगा, इसके ऊपर ये चार्ज बना दिया, लाइक दिस वन, मान लो हमारे पास Ml2 हो गया, ठीक है बेटा। एक जनरल आइडिया दे रहा हूं मैं आप, अगेन लिगेंड के साथ में रिएक्शन करेगा, लिगेंड के साथ में रिएक्शन किया इसने, उस कंडीशन में जाकर के यहाँ से आपने क्या बना दिया, Ml3 बना दिया और इसके ऊपर +1 का चार्ज आपने अगेन ड्रॉ कर दिया। ये चार्ज +1 +2 +3 जो भी है अकॉर्डिंग, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। यहाँ N भी मैं लिख सकता हूँ, n+ आयन लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मान लो मैं केवल +1 का चार्ज यहाँ पे एक सिंपली आपको आइडेंटिफाई करवा रहा हूँ, एक सिंपल सा चार्ज हमने क्या लिया, +1 का चार्ज ले लिया, मान लो ये ऐसे बना दिया। अगेन क्या होगा कि हमारे पास Ml3 हो गया, इसके ऊपर +1 का चार्ज है, लिगेंड आएगा, लिगेंड के साथ में जैसे ये जुड़ेगा, यहाँ से क्या बनेगा, दिस वन, और यहाँ लिखा बेटा Ml4 हो गया और इसके ऊपर +1 का ये चार्ज बना दिया। जब जब हमने इसके अंदर, ध्यान से सुनेंगे बेटा, जब जब हमने इसके अंदर ये कॉम्प्लेक्सेस तैयार किए हैं, ये कॉम्प्लेक्स बनाया, ये बना दिया, ये बना दिया, इस कंडीशन में क्या हुआ, ध्यान से सुनिए, कि मैं इसके लिए सबसे पहली वैल्यू निकालता हूं, इसके लिए K1 की वैल्यू निकालता हूं। अगर आप यहाँ K1 की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो K1 बराबर क्या बनेगा, Ml, ये Ml हो गया बेटा, इसके ऊपर प्लस का चार्ज हो गया, यहाँ नीचे आएगा M+ आयन हो गया बेटा, और दूसरा आ गया लिगेंड, पहली कंडीशन दिस वन K1। अगर इसके लिए निकालेंगे आप, यहाँ निकालेंगे दिस वन K2, और K2 बराबर क्या बनेगा बेटा, ये Ml2 बन जाएगा, जो प्रोडक्ट मोलर कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट बाय द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। और आपको ध्यान होना चाहिए यही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। K2 की वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ, ये ऐसे करके निकाल दिया, यहाँ आएगा दिस वन Ml की पावर प्लस हो गया, यहाँ आएगा L ऐसे करके आपने ड्रॉ कर दिया। अगर आप यहाँ निकालते हैं तो यहाँ K3 निकलेगा, K3 को अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो यहाँ आएगा दिस वन Ml3 हो गया, इसके ऊपर चार्ज +1 हो गया, यहाँ आएगा दिस वन Ml2 हो गया, और यहाँ आएगा हमारे इसके ऊपर चार्ज +1 का, यहाँ L आ गया बेटा। देखो इसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, अब तो सभी बच्चों को समझ में आ गया। अगर आप यहाँ देखें, इसके लिए अगर आप यहाँ से K4 निकालो, K4 बराबर जो बनेगा एडजस्ट इक्वल टू, यहाँ आ गया बेटा हमारे पास Ml4 हो गया और इसकी पावर कितना + हो गया, इसके बाद यहाँ बनेगा Ml3 हो गया। चार्ज को कोई भी चेंज कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, और ये ऐसे करके आपने लिख दिया और ये हमने ऐसे करके बना दिया। ठीक है बेटा, यहाँ से K1 निकाला एक, यहाँ से K2 निकाला, यहाँ से K3 निकाला और एक K4 निकाला। इनको नाम देते हैं K1, K2, K3 एंड K4। इनका जो नाम होता है दिस वन इज कॉल्ड, इसे बोलते हैं बेटा, इसे बोला गया दिस वन स्टेप वाइज स्टेबिलिटी, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, इसे नाम दे रहे हैं बेटा। क्या बोल रहे हैं, दिस वन इज कॉल्ड K1 हो गया, K2 हो गया, K3 हो गया, K4, क्या नाम देते हैं इसको, दिस वन इज कॉल्ड स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट।
ठीक है, जिसे थोड़ा सा और चेंज करते हैं। अगर मैं यहाँ पे इस पूरे को जितना मैंने यहाँ पे लिखा है इसको आगे अगर कैलकुलेट करूं तो मैं यहाँ लिख दूंगा बीटा 4, और बीटा 4 की अगर मैं बात करूं तो ये बनता K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4, ये ऐसे करके बनता है। ठीक है बेटा, और अगर मान लो बीटा 4 की अगर मैं बात करता हूं तो बीटा 4 को बोला जाता है ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट के नाम से बेटा ये जाना जाता है। क्या बोला बेटा हमने? दिस वन ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। और अगर मान लो जितना मैंने यहां से लेकर के यहां तक पहुंचा हूं, अगर उसके लिए बीटा 4 अगर आप निकालना चाहें तो बीटा 4 बराबर बनेगा बेटा, यहां आ जाएगा ml4 हो गया, इसके ऊपर +1 का चार्ज अगर मैं ले रहा हूं, और यहां आएगा m+n हो गया, और l कितने लिए थे आपने? 4 ले लिए थे। दैट्स व्हाई अगर l को आपने 4 लिया तो यहाँ l की पावर 4 आ गई, m+n हो गया। अगर आप इसे कैलकुलेट कर रहे हैं, बीटा 4 को निकाल रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस वन इज कॉल्ड ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ये जो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, जिसके पास ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट जिस किसी कॉम्प्लेक्स के पास जितना ज्यादा आएगा, जितना ज्यादा ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा आएगी, वो कॉम्प्लेक्स उतना ज्यादा स्टेबल होगा। समझ रहे हैं बेटा आप? बहुत क्लियर है। अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो चीज हमने निकाल दी, जो मेरे पास कॉम्प्लेक्स था कॉपर वाला, उसके ऊपर मैं ये सारी चीजें अप्लाई करता हूं। लेट अस मूव। चलते हैं बेटा। यहां जो कॉम्प्लेक्स था दिस वन Cu+2 आयन, देखो सॉल्यूशन की हम बात करें, एक तो सॉल्यूशन में बना रहा हूं, इसकी रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया के साथ में। दिस वन एग्जाम्पल, ये हमारे पास बेटा क्या है? ये एक एग्जाम्पल है। अमोनिया से जैसे इसने रिएक्शन किया, यहां से बनेगा CuNH3, और ये ऐसे करके आपने ड्रॉ कर दिया। इसके लिए निकालो दिस वन K1 बराबर आएगा CuNH3, ये +2 आ गया, यहां आएगा Cu+2 हो गया, और यहां लिख दिया बेटा आपने NH3। समझ रहे हैं आप? नाउ सेकेंड वन यहां आ गया, फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे। CuNH3 हो गया बेटा, +2 का चार्ज था इसके ऊपर। एक अमोनिया को हम यहां फिर दोबारा लेंगे, क्योंकि हमारे पास ये DsP2 वाला है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया था, तो 1 by 1 K1 K2 K3 K4 को हम फाइंड आउट करेंगे। यहां हमारे पास ये बना दिस वन CuNH3 होल ट्वाइस हो गया, +2 का चार्ज हो गया। ठीक है बेटा, यहां से K2 निकालो भाई, K2 निकाला, दिस वन CuNH3 होल ट्वाइस हो गया, +2 का चार्ज हो गया, Cu+2 आयन हो गया, यहां से NH3। ठीक है बेटा, अगेन CuNH3 होल ट्वाइस, +2 का चार्ज हो गया, यहां से NH3 आ गया। ठीक है बेटा, अगेन Cu हो गया, NH3 हो गया, होल थ्राइस हो गया, +2 का चार्ज आ गया। यहां से K3 को फाइंड आउट करो। अगर K3 को आपने फाइंड आउट किया, CuNH3 होल थ्राइस आया, यहाँ +2 का चार्ज था, यहाँ Cu+2, यहाँ पे थोड़ा गलत हुआ, थोड़ा यहाँ चेंज कर दिया, यहाँ भी ये आना चाहिए था, थोड़ा छूट गया, इससे थोड़ा करेक्ट करते हैं। इधर वाला ये बच रहा था, दिस वन
NH3 और ये वाला पार्ट, क्योंकि प्रोडक्ट बाई रिएक्शन करते हैं वस्तु का चार्ज, और दूसरा दिस वन NH3। ठीक है बेटा, ये कर दिया हमने। यहाँ भी क्या लिखेंगे, दिस वन Cu, और Cu के बाद NH3 होल ट्वाइस हो गया, इसके ऊपर +2 का चार्ज हो गया, और इनटू करके क्या लिख दिया, दिस वन NH3। ठीक है, अगेन Cu NH3 होल थ्राइस हो गया, +2 का चार्ज हो गया, और प्लस करके क्या लिखेंगे, अगेन NH3 को लेंगे, जैसे ये लेंगे बेटा, यहाँ से बनेगा CuNH3 होल 4 बन जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर जो चार्ज आएगा, +2 का चार्ज आएगा, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, दिस वन CuNH3 होल थ्राइस हो गया, +2 का चार्ज हो गया, और यहाँ आ जाएगा दिस वन NH3। ठीक है बेटा, यहाँ निकाल देंगे, यहाँ जो आएगा दिस वन K4 आएगा बेटा। K4 अगर आप फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ आ गया हमारे पास, यहाँ लिखेंगे, सॉरी क्या लिख देंगे बेटा, यहाँ लिखेंगे दिस वन CuNH3 4 हो गया, +2 का चार्ज हो गया, CuNH3 होल थ्राइस हो गया, +2 हो गया, और यहाँ से लिख दिया बेटा आपने NH3। ध्यान देंगे बेटा क्या क्या हो रहा है, देखो Cu + 2n और NH3, यहाँ से ये बनाया, इधर वाला जो था वो सारा का सारा प्रोडक्ट में गया, ये वाला हमारा इधर वाला जो पार्ट था वो नीचे डिवाइडेड बाई में चला गया, ये वाला पार्ट जो है वो ऊपर चला गया। ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है। अगेन यहाँ से हमने ये लिया, ये NH3 से रिएक्शन कर रहा है, जैसे इन दोनों की रिएक्शन हुई, यहाँ से ये कॉम्प्लेक्स बना, ये जो कॉम्प्लेक्स बना ये यहाँ ऊपर लिख दिया हमने, और ये वाला पार्ट जो था वो नीचे लिख दिया। अगेन यहाँ जो ये बना, ये अमोनिया से रिएक्शन कर रहा है, यहाँ से ये चीज़ हमने तैयार कर दी। अगेन यहाँ से क्या होगा, ये ऊपर चला गया और ये वाला पार्ट क्या आ गया, नीचे आ गया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे निकालते सभी बच्चों को पता है, ये वाली वैल्यू इससे रिएक्शन कर रही है, ये बना दिया, यहाँ से ये ऊपर आ गया, और ये वाली वैल्यू क्या आ गई, नीचे आ गई। हमने निकाला K1, K2, K3, K4 को निकाल दिया। नाउ अगर मान लो हम यहां से अगर मान लो मैं बीटा 4 की अगर बात करता हूं बेटा, तो बीटा 4 जो आएगा वो आएगा K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4। ये हमारे पास क्या गया बेटा, दिस वन इज कॉल्ड बीटा 4। या इसी बीटा 4 को अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस कंडीशन में जाकर के क्या करेंगे, यहाँ हमारे पास बनेगा Cu हो गया, NH3 4 हो गया, +2 का चार्ज यहाँ बनेगा, और किससे रिएक्शन कर रहा था ये, Cu + 2n, और किससे रिएक्शन किया, अमोनिया से। और अमोनिया कितने लिए थे आपने, 4 लिए थे। दैट्स व्हाई दिस वन इज कॉल्ड बीटा 4 जो निकाला हमने, दिस वन इज कॉल्ड ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट को आपने क्या कर दिया, फाइंड आउट कर दिया। किस कॉम्प्लेक्स के लिए, CuNH3 4 + 2n के लिए, जो अपने आप में DsP2 है। अब समझ रहे बेटा कैसे करके हमने इसको कैलकुलेट किया। अब यहाँ से अगर मान लो मैं इसका लॉग लेता हूँ, देखो आप, अगर मान लो मैं यहाँ लिखूंगा बेटा log बीटा 4 बराबर ये बनेगा log K1 प्लस log K2 प्लस log K3 प्लस क्या लिखेंगे बेटा, log K4 लिखेंगे। इतना सभी बच्चों को ध्यान होना चाहिए। ये आपने क्या कर दिया, लॉग में इसे चेंज कर दिया। जब लॉग में चेंज किया तो हमारे पास ये वैल्यू बन गई। ठीक है बेटा, अब क्या हो रहा है ध्यान देंगे, अगर आप यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स के लिए CuNH3 4 हो गया और +2n, अगर आप इसके लिए log बीटा 4 की वैल्यू अगर आप निकालो तो ये आती है 11.9। कितनी आती है बेटा, दिस वन इज कॉल्ड 11.9। और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे लिखता हूँ, दिस वन CD हो गया, NH3 हो गया, 4 हो गया, और +2 का चार्ज इसके ऊपर है। अगर यहाँ से मैं बोलूँ बेटा कि इसका log बीटा 4 निकालो तो ये वैल्यू जो बनती है इज जस्ट इक्वल टू 7। कितने की बनती है, 7 की बनती है। अब समझ पा रहे होंगे कंसेप्ट।
अब आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए। मतलब जहां पे यहाँ से बीटा ऑफ 4 निकाल देंगे, यहाँ से बीटा ऑफ 4 निकाल देंगे, जहां से बीटा ऑफ 4 की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। इन दोनों की अगर बात करें तो ये वैल्यू क्या बनेगी, मैक्सिमम। ये वैल्यू क्या बनेगी, दिस वन मिनिमम। अगर यहां से ये वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, यहां से ये मिनिमम आ रही है, दैट्स व्हाई हम बोल सकते हैं कि अगर हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो यहां लिखेंगे Cu NH3 4 + 2 ion would be more stable rather than Cu NH3 4 + 2 ion। इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, ये कॉपर का जो कॉम्प्लेक्स बना ये ज्यादा स्टेबल है रेदर देन दैट ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑफ द कैडमियम। ठीक है बेटा, क्या आपको ये समझ में आया? क्या बोला गया कि इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, तो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन बनेगा, कॉपर वाला बनेगा। इसलिए अगर मान लो, ध्यान से सुनेंगे अब आप, अगर मान लो मैं बेसिक रेडिकल की बात करता हूं, किसकी बात कर रहा हूं, बेसिक रेडिकल, तो ध्यान से सुनेंगे कंसेप्ट को। अगर मैं बेसिक रेडिकल्स की मैं बात करता हूं, एक्चुअल में क्या है, हमारे पास एक तो एसिडिक रेडिकल्स होते हैं बेटा, द फर्स्ट वन एसिडिक रेडिकल्स, अभी बताऊंगा क्या है। और दूसरा हमारे पास एक पार्ट आता है जिसे नाम देते हैं बेसिक रेडिकल्स। एक्चुअल में क्या है बेटा कि जितने भी सारे हमारे पास रेडिकल्स हैं या जितने भी हमारे पास सॉल्ट जो बनते हैं, उन सॉल्ट को हम कैटेगराइज करते हैं। जैसे मान लो कोई एसिड है, ये बेस से रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। इस सॉल्ट के अंदर दो पार्ट हैं, एक पार्ट इसके अंदर कैटाइन का है और एक पार्ट इसके अंदर एनाइन का है। ठीक है बेटा, समझे यहाँ से, एक पार्ट कैटाइन का, एक पार्ट क्या है, एनाइन का है। अगर एक कैटाइन है और एक एनाइन है, तो जो कैटाइन होता है उस कैटाइन को बोला जाता है दिस वन बेसिक रेडिकल, और जो एनाइन होता है उसे बोला जाता है दिस वन इज कॉल्ड एसिडिक रेडिकल। मतलब जो बेस से मिला है उसे बेसिक रेडिकल बोला, जो एसिड से मिला उसे एसिडिक रेडिकल आपने बोल दिया, और जो एनाइन है वही एसिडिक है, जो कैटाइन है वही बेसिक है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड की बात करता हूँ, तो इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव है, इसलिए जो अमोनियम आयन है ये अपने आप में कैसा बेसिक रेडिकल है, और ये जो Cl नेगेटिव आयन है ये अपने आप में कैसा रेडिकल बनेगा, दिस वन एसिडिक रेडिकल। कंसेप्ट क्या है कि जितने भी बेसिक रेडिकल्स हैं जीरो ग्रुप के साथ साथ में प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का पार्ट है बेटा। ये जब प्रैक्टिकल केमिस्ट्री आपको बताई जाएगी, ये जब प्रैक्टिकल करवाया जाएगा तो वहां पे ये सारा का सारा कंसेप्ट वहां पे इंक्लूड होता है। तो इसमें क्या चीज है कि जितने भी बेसिक रेडिकल्स हैं उनको जीरो ग्रुप के साथ में 6 ग्रुप और बनते हैं, और उन सभी को मिला करके वो बेसिक रेडिकल्स के अंदर, या जो बेसिक हमारे पास रेडिकल्स बनते हैं या जो कैटाइन्स बनते हैं, इसमें इंक्लूड किया गया है। अब बेसिक रेडिकल्स के अंदर यहाँ पे आता है दिस वन इज कॉल्ड ग्रुप नंबर 2, और ग्रुप नंबर 2 में हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज होता है। इसके अंदर रोटन एग स्मेल बनती है। अगर यहाँ पे ग्रुप 2 में हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज होता है, कंसेप्ट को समझेंगे, तो एक कॉम्प्लेक्स हमारे पास ये है और एक कॉम्प्लेक्स हमारे पास ये है। ये दोनों के दोनों ग्रुप नंबर 2 में पाए जाते हैं। Cu+2 आयन भी ग्रुप 2 के अंदर Cu+2 आयन भी होता है और कैडमियम+2 आयन भी होता है। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा क्या चीज है। अब मैं क्या करता हूं कि एक कॉम्प्लेक्स ये है और एक कॉम्प्लेक्स ये है, इन दोनों से ऐसा करेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S को पास करवाएंगे बेटा। अब अगर मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड को पास करवाते हैं तो तब क्या होना है, यहाँ से क्या चीज बनेगा, यहाँ से बनता है कैडमियम सल्फाइड। यहाँ से H2S वाली जो ये रिएक्शन है ये पॉसिबल नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है,
ये कॉम्प्लेक्स अपने आप में ज्यादा स्टेबल है और ये अपने आप में लेस स्टेबल है। मतलब जो ज्यादा स्टेबल है, जो कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है, वो H2S के साथ में कोई रिएक्शन नहीं करेगा, जबकि जो कम स्टेबल है, जिसकी स्टेबिलिटी कम है, वो हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करता है और हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करने के बाद एक यहाँ पे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाता है। समझ रहे बेटा आप? कैसे नो? अब समझ रहे कंसेप्ट को? ये बताने के पीछे रीजन केवल मेरा ये था कि हम ये जरूर समझे कि जो हमारे पास बेसिक रेडिकल का ग्रुप नंबर सेकंड बनता है, उसमें Cu+2 आयन और Cd+2 आयन है। और अगर इन कॉम्प्लेक्स में मैं H2S गैस को पास करवाता हूं तो ये कॉम्प्लेक्स कोई रिएक्शन नहीं करता है, ये वाला कॉम्प्लेक्स रिएक्शन करके कैडमियम सल्फाइड का प्रेसिपिटेट बना लेता है। इसका मतलब क्या हुआ? यहां से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये वाला ज्यादा स्टेबल है, ये वाला कम स्टेबल है, और यहां से एक थोड़ा सा फॉर्मूला और बनता है और हम लिखते हैं नाउ डिसोसिएशन कांस्टेंट और इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है बेटा, ये बराबर होता है 1 बाई स्टेबिलिटी कांस्टेंट। इतना याद रखना बेटा कि हमारे पास जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है या इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट है, वो क्या बनता है? इनवर्सली किसके बनता है? स्टेबिलिटी कांस्टेंट के बनता है। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। जितना ज्यादा स्टेबिलिटी कांस्टेंट होगा या डिसोसिएशन कांस्टेंट या इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट, उतना क्या होगा? कम होगा। समझ रहे बेटा आप? आशा करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। आप इसे नोट करो, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। अब बेटा अगर आपने ये नोट कर दिया तो अब मैं कुछ वैल्यूज आपको दे रहा हूं और वो ध्यान से सुनो आप। क्या क्या वैल्यूज हैं यहां लिखूंगा मैं। जैसे मान लो Ag+ आयन हो गया, 2NH3 हो गया, यहाँ पे AgNH3 होल ट्वाइस हो गया, +1 का चार्ज हो गया, या Ag+ आयन 2Cn नेगेटिव आयन है, यहाँ से AgCN होल ट्वाइस हो गया, +1 का चार्ज है। लाइक वी हैव Cu+2 आयन और 4NH3 के साथ में ये रिएक्शन कर रहा है। यहाँ से CuNH3 4 हो गया, +2 का चार्ज हो गया, Cu+2 आयन +4Cn नेगेटिव आयन। ठीक है, यहाँ से बनेगा Cu और Cn हो गया, 4 हो गया, और यहाँ बनेगा 2 का पॉजिटिव। या अगेन, ठीक है बेटा, लाइक वी हैव निकल। अगर हम यहाँ पे Ni+2 आयन हो गया, 6NH3 हो गया, यहाँ से अगर इसे बनाते हैं तो Ni हो गया, NH3 हो गया, 6 हो गया, +2 का चार्ज हो गया, या Ni हो गया, Ni+2 आयन +3En। ठीक है बेटा, यहाँ से अगर आप इसे बनाएं, यहाँ आता दिस वन Ni हो गया, En होल थ्राइस हो गया, और इसके ऊपर चार्ज बनेगा +2 का। अब यहाँ पे K की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ सभी के लिए। नाउ वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ K। यहाँ K की वैल्यू लिखेंगे और यही चीज समझने वाली है, यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ जितना भी कंक्लूजन हमने निकाला है ना,
यहाँ से हमने ये देखना है के की वैल्यू को हमने देखना है, और फिर हमने डिफाइन करना है कि मानो जैसे सिल्वर का ये, कॉपर का ये दोनों बना है, निकल का ये दोनों है ना, तो इनमें से ज़्यादा स्टेबल कौन है? जिसमें के की वैल्यू ज़्यादा होगी वही सबसे ज़्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा। तो जैसे मान लो वैल्यूज में आपको लिखवा देता हूँ, यहाँ पहले वाले की जो वैल्यू बनती है 1.6 इंटू 10⁻7, 1.6 इंटू 10⁻7। ठीक है बेटा, एग्जाम में ये वैल्यू की आपको याद नहीं करनी, ये एग्जाम में क्वेश्चन अगर आएगा तो ये आपसे पूछा जाएगा कि इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन है। वैल्यूज को आपने देखना है। 5.4 इंटू 10⁻18, 5.4 इंटू 10⁻18, या कॉपर के केस में क्या बनेगा? 4.5 इंटू 10⁻21, 4.5 इंटू 10⁻21, यहाँ वैल्यू बन रही है 2.0 इंटू 10⁻27, 10⁻27, या निकल के केस में कितनी वैल्यू बन रही है? 6.1 इंटू 10⁸8, एक ये वैल्यू बनी बेटा। दूसरी वैल्यू बनती है 4.6 इंटू 10⁻18, 4.6 इंटू 10⁻18। अब आप मुझे बता सकते हैं, आप मुझे खुद बता सकते हैं बेटा कि इन दोनों में से ज़्यादा, क्योंकि ये सिल्वर का ही कॉम्प्लेक्स बनाया हमने, तो ज़्यादा स्टेबल कौन होगा इन दोनों में से? बोलो। इसकी वैल्यू 18 की है, इसकी 7 की है, तो ये ज़्यादा स्टेबल। अगर यहाँ पे NH3 और CN के साथ में देखा कि 27 या 21, ये ज़्यादा स्टेबल, ध्यान देंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ देखें बेटा इन दोनों में, तो ये NH3 हो गया और ये EN हो गया, यहाँ वैल्यू ज़्यादा हो रही है, इसलिए ये वाला हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स क्या बना? तो 1, 2, 3। अगर आप इनके जो कपल मैंने बना रखे हैं, इनमें अगर आप कंपेयर करते हैं तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? ध्यान देंगे, इसकी स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा है। तो ये था बेटा हमारे पास जितने भी सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं उनकी जो स्टेबिलिटी है। नोट करो इसे आप। अब बेटा लिखेंगे हम नेक्स्ट वन। अब जो टॉपिक आता है उसे लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। नाउ यहां लिखेंगे बेटा, नाउ फैक्टर affecting the stability, जो स्टेबिलिटी है उस स्टेबिलिटी को ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं? तो सबसे पहले लिखेंगे बेटा द फर्स्ट वन, दिस वन, नेचर ऑफ मेटल आयन। सबसे पहला पार्ट बना नेचर ऑफ मेटल आयन। देखो बेटा आप इसे नेचर ऑफ मेटल आयन, ठीक है। नाउ नेचर ऑफ मेटल आयन के बाद इसके अंदर जो पॉइंट बनेगा, पहला पार्ट बनता है दिस वन, चार्ज ऑन द मेटल आयन, कि मेटल आयन के ऊपर कितना चार्ज बनता है। ठीक है बेटा, तो मेटल आयन के ऊपर का जो चार्ज है उस चार्ज को आपने क्या करना है, देखना है और फिर स्टेबिलिटी को डिफाइन करना है। एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, आयरन का कॉम्प्लेक्स है बेटा। ठीक है बेटा, आयरन का कॉम्प्लेक्स बनता है साइनाइड के साथ में। एक हमारे पास Fe+3 आयन हो गया, दूसरा Fe+2 आयन हो गया, 6 Cn नेगेटिव आयन हो गया, 6 Cn नेगेटिव आयन हो गया। यहाँ से अगर आप देखें ये वैल्यू बनी हमारे पास, दिस वन Fe हो गया, Cn हो गया, 6 हो गया, और यहाँ लिख देंगे बेटा 3 का नेगेटिव हो गया, 6 में से 3 गया, 3 का पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ आया हमारे पास Fe हो गया, Cn6 हो गया, और 4 का नेगेटिव प्लस का 2 चार्ज आ जाएगा। अगर मैं इसके लिए बोलूँ कि K1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ अगर मान लो मैं K2 इसके लिए लिख देता हूँ, थोड़ा वैल्यूज को आपने लिखना है। वैल्यू की अगर मैं बात करूँ 1.2 इंटू 10⁻21, यहाँ वैल्यू बनती है 1.2 इंटू 10⁻21, जबकि सेकंड वाले के केस में जो वैल्यू बनती है 1.8 इंटू 10⁻6, 1.8 इंटू 10⁻6। देखो वैल्यूज हमारे पास ये आ रखी हैं, ये कंसेप्ट हमारे पास है।
कंसेप्ट क्या है, Fe+3 आयन के लिए जो वैल्यू बनी K1 की, ये वैल्यू इतनी आ रही है, और जो Fe+2 आयन है उसके लिए वैल्यू जो बन रही है वो ये आ रही है। ये 10⁻6 की रेंज में है या 10⁻21 की रेंज में है। ज्यादा वैल्यू किसके पास आ रही है, जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा है। मतलब हम ये बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे बेटा, चार्ज ऑन द मेटल आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या लिखेंगे बेटा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनेगा स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। अब समझ पा रहे हैं कौन सा कॉम्प्लेक्स आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा, कैसे करके भाई, कि Fe+3 आयन +3 का चार्ज है, Fa+2 आयन +2 का चार्ज है, तो चार्ज ज्यादा इसके ऊपर आ रहा है, इसके ऊपर चार्ज कम आ रहा है। दैट्स व्हाई जहाँ चार्ज ज्यादा होगा वहाँ स्टेबिलिटी, क्योंकि स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू में ज्यादा आ रही है। तो ये तो चीजें देखो, हमें ये चीजें याद करने के लिए नहीं है, ये मुझे यहाँ जरूर बतानी पड़ेंगी आप लोगों को, मुझे यहाँ पे लिखने जरूर पड़ेंगे, तो ही समझ में आएगा। वरना आपको केवल इतना देख करके किसी कॉम्प्लेक्स में आपको, जैसे ये कॉम्प्लेक्स आपको मिल गया, ये आपको मिल गया, आपको क्या देखना है कि यहाँ पे मेटल आयन के ऊपर कितना ज्यादा चार्ज है। यहाँ पे अगर आप ऑक्सीजन स्टेट निकालो, इसका चार्ज आएगा +3, इसका आएगा +2। इसलिए हमने क्या बोला, क्या इन दोनों में से जो पहले वाला था वो ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। बहुत क्लियर है बेटा। चार्ज के बाद दूसरा कंसेप्ट आता है साइज ऑफ द मेटल आयन। द सेकेंड वन, this is size of the metal ion। यहां बेटा हमारे पास, मैं मेटल आयन लिख रहा हूं और इतना मैं आपको बोल दूंगा कि जो साइज है ऑफ मेटल आयन, ये इन्वर्सली होता है स्टेबिलिटी के, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है बेटा, Mn+2 आयन हो गया, इसके बाद आयरन हो गया +2, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, कॉपर हो गया, और Zn+2 आयन। ये हमारे पास आयन बने बेटा। यहाँ इनके रेडियस में लिख रहा हूँ पिकोमीटर के अंदर, ये वैल्यू मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ। 91 हो गया, 83 हो गया, 82, 78, 82, 78, then 69 and 64, 69 and 64। ध्यान से सुनेंगे बेटा आप, हाँ क्या कंसेप्ट है, यहाँ क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास जो 3D ट्रांजिशन सीरीज है, ये जो आयंस मैंने यहाँ पे लिखे बेटा, इन्हें बोला गया दिस वन डाइवैलेंट आयन। ये डाइवैलेंट आयन है, +2 ऑक्सीजन स्टेट को सभी ने शो किया। और ये जो एलिमेंट यहाँ पे मैंने लिखे हैं, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के अंदर जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, उसमें हमारे पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं या डिब्लॉक के एलिमेंट है, उसमें जो 3D ट्रांजिशन सीरीज वाले एलिमेंट्स आते हैं, उसके अंदर ये हमारे पास एलिमेंट हैं, और इनके अंदर सभी के अंदर +2 का चार्ज है, इसलिए डाइवैलेंट आयन से आपने बोल दिया। और यहाँ से इसने क्या बोला कि साइज ऑफ द मेटल आयन, साइज जितना छोटा होगा, अगर ये 64 पिकोमीटर में है और अगर ये 91 पिकोमीटर में है, तो Zn+2 आयन का साइज सबसे छोटा हो रहा है, और जिसका साइज सबसे छोटा होगा उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। मतलब सबसे कम स्टेबल कौन होंगे, Mn+2 आयन। तो हम लिखेंगे बेटा यहाँ पे नाउ ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अगर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी को देखें तो Mn+2 आयन की सबसे कम बनेगी, फिर आया Fe+2 आयन, देन CO+2 आयन, देन Na+2 आयन, देन Cu+2 आयन बेटा, और फिर आएगा दिस वन Zn+2 आयन। और इसे नाम दिया जाता है इरविंग विलियम्स ऑर्डर। क्या बोलते हैं बेटा इसे, इरविंग विलियम्स ऑर्डर के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है बेटा,
सो यहाँ से आपने क्या कंक्लूजन निकाला? यहाँ से हमने ये कंक्लूजन निकाला कि जो आयन जितना छोटा होता है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। ठीक है बेटा, आइए समझ में। क्या बोला? इरविंग विलियम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ये आपको ध्यान होना। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट वन, नेचर ऑफ द लिगेंड। दूसरा जो फैक्टर बनता है उसको लिखते हैं नेचर ऑफ द, नाउ द सेकेंड वन, यहां लिखेंगे बेटा नेचर ऑफ द लिगेंड। और लिगेंड के नेचर की अगर मैं बात करूं बेटा तो इसके अंदर आता था फर्स्ट वन, पहला हम लिखेंगे दिस वन बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, और बेसिक स्ट्रेंथ जो बनेगा, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली बनेगा स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। मतलब जितना ज्यादा लिगेंड के अंदर बेसिक स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी, जैसे मान लो क्लोराइड हो गया, जैसे मान लो अमोनिया हो गया, जैसे साइनाइड हो गया, ये अपने आप में स्ट्रॉन्ग बेस के जैसा काम करते हैं। इसलिए इनसे बनने वाले जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे उनकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है बेटा, पहला पार्ट में क्या बना? बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली किससे होगा? स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। नाउ द सेकंड वन, सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूं तो यहां लिखेंगे बेटा चार्ज एंड साइज ऑफ द लिगेंड। ठीक है बेटा, यहां पे हम जो लिगेंड है वो लिगेंड हम यूज में लाते हैं एनायनिक लिगेंड। और एनायनिक लिगेंड के अंदर जैसे मान लो ये क्या बोलते हैं? फ्लोराइड आयन हो गया, एंड द सेकेंड वन क्लोराइड आयन। तो फ्लोराइड आयन जो है ये अपने आप में स्मॉल साइज का है। इसलिए अगर मैं स्टेबिलिटी की अगर बात करूं तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा कि जो फ्लोराइड आयन होगा इससे बनने वाला जो कॉम्प्लेक्स होगा बेटा, जो कॉम्प्लेक्स यहाँ बनेगा वो ज्यादा स्टेबल बनेगा रेदर देन दैट ऑफ द कॉम्प्लेक्स जस्ट फ्रॉम द क्लोराइड आयन। ठीक है बेटा, तो जितना कुछ आज आपको करवाया गया, ये स्टेबिलिटी वाला जितना कंसेप्ट था सारा का सारा बेटा आज आपका कंप्लीट हो गया है। आशा करता हूँ अब सभी बच्चों को समझ में आया होगा। टाइम लगाना है, इसमें बहुत बड़ी चीजें कुछ नहीं है। इसमें केवल एक चीज ये है कि आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई स्टेबिलिटी कांस्टेंट किसका ज्यादा बन रहा है। जिसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज्यादा बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, या जिसे हमने ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट बोल दिया। और बाकी आपने क्या बोला? जो मेटल आयन है उसका नेचर कैसा है, उसके ऊपर चार्ज कितना ज्यादा है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, या साइज जितना छोटा होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। और वही कंसेप्ट यहाँ भी यार बेसिक स्ट्रेंथ में भी बोल रहे हैं, बेसिक स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, साइज जितना छोटा होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। किसी केस में बोल दिया हमने दिस वन एनायनिक लिगेंड। ये था बेटा हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ टू ऑर्डिनेशन कंपाउंड इन सॉल्यूशन। थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस।